नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, आज हम गणित विषय में प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 के दूसरे भाग को लेकर प्रस्तुत हैं। दूसरा भाग हमारा शुरू होता है प्रश्न क्रमांक 8 से। यहाँ दिए गए माप के आधार पर त्रिभुज की रचना करना है। तो जो माप हमको दिया गया है यहाँ तुम्हारे प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 के प्रश्न में दिया गया है माप 8वां, त्रिभुज ABC की रचना करो जिसमें एम कोण A बराबर 55 अंश, एम कोण B बराबर 60 अंश और AB बराबर 5.9 सेंटीमीटर हो। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कच्चा त्रिभुज बनाएंगे ABC। इसका माप है 5.9। सबसे पहले मापन पट्टी की सहायता से हम 5.9 नीचे आधार खींच लेंगे 5.9। उसके बाद चाँदा की सहायता से इस तरफ रख के 55 अंश का कोण बनाएंगे, 55 अंश का कोण, और यहाँ से 60 अंश का कोण बनाएंगे और उसको दोनों को मिला देंगे। इसी प्रकार से 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न है कि XYZ की रचना करो जिसमें XY 3.7 सेंटीमीटर, YZ 7.7 सेंटीमीटर और XZ 6.3 सेंटीमीटर। तीनों भुजाओं की माप यहाँ दी गई है। कच्चा त्रिभुज बनाएंगे 7.7 YZ, XZ 6.3 और XY 3.7। सबसे पहले आधार खींच लेंगे इस कच्चा त्रिभुज के आधार पर 7.7 सेंटीमीटर और प्रकार को फैलाकर 6.3 प्रकार को फैलाकर इसको यहाँ कट करेंगे। उसके बाद 3.7 प्रकार को फैलाकर उसको माप कर यहाँ पे कट करेंगे। इस तरह से जहाँ ये कट होता है उसको दोनों बिंदुओं को मिला देंगे और हमारा त्रिभुज तैयार हो जाएगा माप के आधार पर। अगला प्रश्न है PQR की रचना करो जिसमें कोण P 80 अंश, कोण Q 70 अंश, QR 5.7। इस प्रश्न में कुछ त्रुटि की संभावना दिख रही है, इसलिए हमने इसमें कुछ परिवर्तन किया हुआ है। परिवर्तन करने के बाद हमने इस प्रकार त्रिभुज को बनाया। पहले कच्चा त्रिभुज बनाया RPQ, इस तरह से PQR, ये इस प्रकार के त्रिभुज है PQR। P का माप कोण P का माप 80 अंश और कोण Q का माप 70 अंश और इसका माप PQ बराबर 5.7। तो सबसे पहले हमने 5.7 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींची और इस तरफ से P बिंदु पर हमने 80 अंश का कोण बनाया और Q बिंदु पर 70 अंश का कोण बनाया। ये दोनों कोण की रेखाओं को विस्तार देने पर यहाँ पे दोनों कोण मिलते हैं, कोणों की रेखाएं यहाँ पर मिलती हैं, तो यहाँ R हो गया। इसी प्रकार से 11वां प्रश्न है EFG का ये कच्चा त्रिभुज एक बनाया। FG ये 90 अंश का कोण है, लेकिन ये कच्चा होने के कारण इस प्रकार से हमने बनाया हुआ है। तो सबसे पहले आधार खींच लिया 5 सेंटीमीटर और इस पर 90 अंश का कोण बना दिया। ये 90 अंश का कोण बनाया। फिर यहाँ से प्रकार को 7 सेंटीमीटर फैलाकर इस रेखा को काटा, तो जहाँ पर कटता है वहाँ से इस दोनों बिंदुओं को मिला देने पर हमारा ये त्रिभुज तैयार हो जाता है। अगला प्रश्न है त्रिभुज LMN की रचना करना है। एक कच्चा त्रिभुज बनाया LMN, MN की लंबाई 4 सेंटीमीटर, LM की लंबाई 6.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे है ये 60 सेंटीमीटर पहले हमने आधार बनाया, फिर 60 सेंटीमीटर बिंदु M से 60 अंश का कोण बनाया। 60 अंश का कोण बनाने के बाद फिर इस बिंदु से हमने प्रकार को 6.2 सेंटीमीटर फैलाकर यहाँ पर इसको काटा। 6.2 सेंटीमीटर फैला के यहाँ इसको रखा और यहाँ पर इसको काटा। तो जहाँ इसका ये कटता हुआ यहाँ से इस बिंदु को L को N से मिला दिया और हमारा त्रिभुज तैयार हो गया। अगला प्रश्न है 13वां। नीचे दिए गए कोणों के कोटि पूरक कोणों के माप लिखो। 35 अंश, A अंश, 22 अंश, 40 ऋण X अंश। अब यहाँ पे क्या करना है कि कोटि पूरक कोणों के मापों का योगफल 90 अंश होता है, तो 90 में से इसको घटा देना है। 90 में से घटा दिया 35 अंश, 55 अंश, 90 में से 1 को घटाया 90 ऋण A अंश, 90 में से 22 अंश को घटाया 68 अंश, 90 में से 40 ऋण X अंश को घटाया तो 40 ऋण X, 90 ऋण 40 ऋण X, ऋण मिला के यहाँ धनात्मक 50, ये ऋण मिला के यहाँ धनात्मक हो जाएगा और ये 90 में से 40 घटा तो 50 धन X। मैंने इसमें जब 50 जुड़ेगा तो इतना आएगा 50। फिर नीचे दिए कोणों के कोटि पूरक कोणों के माप लिखो। कोटि पूरक कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। जैसे यहाँ पे संपूरक, यहाँ कोटि पूरक नहीं, ये संपूरक है।
संपूरक कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। जैसे यहाँ पे कोटि पूरक में हमने 90 अंश में घटाया था, वैसे यहाँ पर सभी को दिए हुए मापों को 180 अंश में घटाना है, तो हमको ये इस प्रकार से उत्तर प्राप्त होगा। ठीक है, अगला पेज देखते हैं। निम्नलिखित आकृतियाँ बनाओ। प्रश्न क्रमांक 15 संलग्न कोणों की जोड़ियाँ। ये संलग्न कोणों की जोड़ियाँ है। ये ए बी पी, ये कोण है ए बी पी, इसका संलग्न कोण है ए पी बी क्यू, इसका संलग्न कोण है। उसी प्रकार से पी बी क्यू का संलग्न कोण क्यू बी सी। इस प्रकार से हमको आकृति बनाना था, लिखना नहीं, इसलिए हम यहाँ पे लिखे नहीं है। संपूरक जो संलग्न न हो, संपूरक कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये संलग्न नहीं है, अलग अलग है, इसलिए हमने एक ऐसे कोण बनाया जिन दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 अंश हो जाता है। तो हमने एक 60 अंश का कोण बनाया और एक 120 अंश का कोण बनाया। ये संलग्न भी नहीं है, अलग अलग है, और इस तरह से हमने ये चित्र बनाया। दो संलग्न कोटिपूरक कोणों की जोड़ी लिखो। संलग्न हो और कोटिपूरक हो। कोटिपूरक कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो हमने यहाँ पर एक 40 अंश का कोण बनाया और एक 50 अंश का कोण बनाया। दोनों को जोड़ने पर 90 अंश होता है। और ये संलग्न कोण भी एक दूसरे से लगे हुए भी हैं। संलग्न कोण का मतलब जिसकी एक भुजा सामान्य भुजा हो, जैसे इन दोनों कोणों की सामान्य भुजा बी और बी डी है, तो ऐसे कोण को संलग्न कोण कहते हैं। अगला है 16वां प्रश्न। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी यानी ये वाला तथा कोण क्यू के माप समान हैं, और एम कोण पी आर क्यू बराबर 70 अंश। पी आर क्यू माने ये कोण 70 अंश का माप है, इसका माप 70 अंश है। तो हमने निम्नलिखित कोणों के माप ज्ञात करो। पी आर टी बराबर कितना, एम कोण पी बराबर कितना, एम कोण क्यू बराबर, इसका माप समान है। अभी ये 70 अंश का है, तो इसका माप यहाँ से यहाँ तक जो कोण बन रहा है वो 180 अंश का है। तो 180 में से जब 70 घटाएंगे तो ये 110 हो गया। जब ये 110 हो गया, इसके दूरस्थ अंतः कोण P और Q हैं, तो इसके दोनों का योगफल इसके बराबर होता है। इसका मतलब इसके योगफल का आधा ये होगा और इसके योगफल का आधा ये होगा। तो 110 में 2 का भाग दिया। इस प्रकार हमने हल किया प्रश्नानुसार। त्रिभुज के बहिष्कोण का माप संलग्न दूरस्थ अंतः कोणों के मापों के योगफल बराबर होता है। एम कोण पी आर टी बराबर क्या, ये हमको मालूम करना है। पहला प्रश्न, एम कोण पी धन एम कोण क्यू बराबर एम कोण पी आर टी, यानी पी और धन क्यू दोनों को जोड़ने पर ये पी आर टी होता है। तो अभी एम कोण पी आर टी बराबर 180 ऋण पी आर क्यू। अब 180 में से इस कोण का माप 180 है, इन दोनों कोणों का मापों का योगफल 180 है। तो 180 में से जब हमने इसको घटाया क्या, पी आर क्यू को, पी आर क्यू का माप है 70 अंश, यहाँ 180 में से 70 अंश घटा दी, 110 हो गया। पी आर टी का माप 110 अंश हो गया। इस आधार पर एम कोण पी सर्वांगसम है एम कोण क्यू को, यानी ये पी को एम कोण पी और एम कोण क्यू दोनों सर्वांगसम है। जितने अंश का ये होगा उतने अंश का ये होगा। इसलिए एम कोण पी बराबर 1/2 गुणे एम कोण पी आर टी। 1/2 पी आर टी का 1/2 किया, यानी इसका आधा किया। पी आर टी का आधा बराबर पी और पी आर टी का आधा बराबर क्यू। तो 1/2 गुणे 110 बराबर 55 अंश। तो इसी प्रकार से एम कोण क्यू बराबर भी 55 अंश। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 17वां। सरल रूप दो। 5/4 गुणे 5/3 घातों को जोड़ देना है। यहाँ जब गुणे के रूप में हो तो घातों को जोड़ देना है। तो 5/8। अब यहाँ पे भाग है तो घातों को घटा देंगे। 2/3 भागे 2/3 बराबर 2/3 ऋण 3, क्योंकि यहाँ उल्टा घटाना है। तो 6 में से 9 नहीं, 9 में से 6 घटाया, उल्टा घटाना है तो यहाँ ऋण 3 आएगा। ऋण 3 को अभी हम यहाँ ऋण 3 न लिख के इसको धनात्मक लिखने के लिए 2/3 को 3/2 करेंगे। 3/2 और इसका जो घातांक होगा वो धनात्मक हो जाएगा। तीसरा 7/2 घाते 8 गुणे 7/2 घाते ऋण 6। यहाँ भी यहाँ गुणे का चिन्ह है और यहाँ पर एक ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या गुणे का चिन्ह होता है, तो घातों को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर ऋण 6 घट जाएगा, धनात्मक ऋणात्मक घट जाएगा, यहाँ 7/2 घाते 2 हो जाएगा। इसी प्रकार चौथा सवाल 4/5 घाते 2 भागे 5/4। यहाँ पे भाग है तो भाग में क्या होता है, घटाना करते हैं, या इसको गुणे का चिन्ह यहाँ बदल कर 4/5 घाते 2 यहाँ पे चिन्ह गुणे का करेंगे, भाग कीजिएगा गुणा
और नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे हो जाएगी। तो हो जाएगा ये कितना, ये यहाँ पे 2 घात है और यहाँ पर कोई घात नहीं है तो इसको 1 घात मानेंगे। तो जब गुणे का चिन्ह रहता है तो घातों को जोड़ देना होता है। 2 और 1 3, 4/5 घाते 3। मान ज्ञात करो, 17 घाते 16 भागे 17 घाते 16। तो 17 घाते 16 और 17 घाते 16 में भाग देंगे तो 1 आएगा, यानी 16 में से 16, 16 एक कम 16, 1 जाए, यहाँ पे 1 आएगा। 10 घाते 3 बराबर ऋण 1000। 10 गुणे 10 3 बार करेंगे तो यहाँ ऋण 1000 आएगा, या इसको धनात्मक करेंगे तो 1/1000 आएगा। 2 घाते 3 कोष्टक के बाहर घाते 2, 2 घाते 3 को हमने विस्तृत किया 2 गुणे 2 3 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 के घाते 2, 8 8 64 हो गया। उसी प्रकार से 4 घाते 6 गुणे 4 घाते ऋण 4। अब यहाँ गुणे के रूप में दिया है तो इसको हमने जोड़ना पड़ेगा, जुड़ता है, घात जुड़ेंगे तो 6 में से 4 घट गया, एक ऋणात्मक एक धनात्मक संख्या के नियम के आधार पर ये घट गया, तो 6 में से 4 गए बचा 2, तो 4 घाते 2 का मतलब 4 का वर्ग, 4 चौक 16। हल करो, हल करो। अभी ये जोड़ना है, 6a ऋण 5b ऋण 8c 5b धन 2a धन, तो अभी सजाती संख्याओं को, सजाती को ऊपर नीचे लिखेंगे। 6a के नीचे 2a, 6 और 5b के नीचे 15b और 8c के नीचे 5c। तो इस प्रकार ये दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, 8 और 5 13, तो ऋण 13c हो गया। और एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो 15 में से 5 गए 10 धन 10b, और ये दोनों संख्याएं धनात्मक है तो 6 2 8 a। अभी यहाँ पे गुणा करना है, 3x धन 2y में 7x ऋण 8y का गुणा करना है। कैसे, 3x धन 2y गुणे 7x ऋण 8y, इस प्रकार करेंगे। 3x कोष्टक के बाहर, एक कोष्टक में 7x ऋण 8y, 7x ऋण 8y धन, ये वाला धन का चिन्ह 2y, ये बचा गुणे 7x धन 8y। इसके बाद 3 सते 21, 3 सते 21 x और x का गुणे x घाते 2 ऋण 8 3 24, 3x और 24 xy, 8 3 24 xy धन 2 सते 14 xy, 14 xy और 2y और 8y का गुणा करेंगे। एक धनात्मक एक ऋणात्मक है तो 8 दूनी 16 y घाते 2। अभी ये सजाती संख्याएं हैं, ये 14 xy ऋण 14 xy और धन 14 y, तो एक ऋणात्मक संख्या एक धनात्मक संख्या, तो एक घट जाएगी, यहाँ ऋण 10 हो जाए। 21 x घाते 2, 21 x घाते 2 ऋण 10 xy ऋण 16 y घाते 2। अगला प्रश्न देखते हैं 19वें का तीसरा सवाल। 7m ऋण 5m में घटाना है ऋण 4n ऋण 11m को, तो m के नीचे m लिखेंगे, 7m ऋण 5n, पहला ये हमने पद लिख लिया, पहले पद को लिख लिया। अभी दूसरा पद को m के नीचे m लिखेंगे और n के नीचे n। 7m ऋण 5n में ऋण 11m ऋण 4n ये रख देंगे। अब घटाते समय क्या करते हैं कि नीचे का जो पद होता है उसके चिन्ह को बदल दिया जाता है। ये ऋणात्मक है जिसको धनात्मक कर दिया, और ये ऋणात्मक इसको धनात्मक कर दिया, तो ये 5 में से 4 घट जाएगा तो केवल n बचेगा, 1 बचेगा, इसको n लिखा। और ये संख्या धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, तो 7 और 11, 7 11 18m ऋण n, ये हमारा उत्तर प्राप्त होगा। चौथा सवाल है इसका, 11m ऋण 12n धन 3p, इसमें से घटाना है 9m धन 7n ऋण 8p, उसको ऊर्ध्वाधर विधि में लिख के घटाएंगे। m के नीचे m, 11m के नीचे 9m और 12m के नीचे m 7n धन 3p के नीचे 8p। ऋणात्मक संख्या इसको धनात्मक बनाया। घटाते समय नीचे के जो पद होते हैं उनका चिन्ह बदल दिया जाता है, तो ये धनात्मक ये धनात्मक, 8 और 3 11p धनात्मक, और यहाँ पर ऋणात्मक ऋण ऋण मिल गया तो दोनों जुड़ गया, 12 7 19n, और यहाँ पे एक ऋणात्मक एक धनात्मक संख्या, तो 11 में से 9 घट गया 2m। नीचे दिए गए समीकरण हल करो। 4x धन 12, तो 4 का x में गुणा किया 4x धन 12। इस प्रकार से समीकरण हल करते हुए हम आएंगे तो हमको इसका उत्तर प्राप्त होता है 4 ऋण 10x, 3x 3y धन 4y 4 बराबर ये। तो इस प्रकार से समीकरण हल करते हुए आएंगे तो इसका उत्तर हमें मिलेगा 5y बराबर 5। कौन सा सवाल था? 19 20।
20वां, अब अभी हम 20वां हो गया है। अभी बहुवैकल्पिक प्रश्न देखेंगे। बहुवैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं। पहले का उत्तर ये है अंतः केंद्र, और दूसरे का ये उत्तर आता है जब हम हल करते हैं तो 7/3 घाते 12। ये वाला तीसरा क्रमांक का उत्तर सही है। तीसरे का में 3 आएगा, इसका पहला वाला उत्तर सही है। चौथे में ये चौथा आप विकल्प सही है 3/2, और पाँचवें में ये इस प्रकार से ये पद आएगा। पदावली का मान 37 है। और ये हमारा प्रकृति संग्रह 1 का भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।